जय हिंद दोस्तों। हमने कल फर्स्ट पार्ट में 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे लीगल करंट नॉलेज के। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट 5 टॉपिक्स आज हम इस सीरीज में करने जा रहे हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दीज टॉपिक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लुक एट द फर्स्ट पैसेज। फर्स्ट पैसेज एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे बेस्ड है। टॉपिक क्या है बेसिकली? अभी आपने नोटिस किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द स्टेट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में एक जजमेंट दिया था। बेहद ही क्रिटिकल जजमेंट है आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 पे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन डिसाइड कर दी थी, एक टाइमलाइन फ्रेम कर दी थी विद इन विच द स्टेट गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट should dispose of the bills, right? तो यहाँ देखिए आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201, और ये बेसिकली एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसने इस जजमेंट को डिलीवर किया था, राइट? एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पैसेज में आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आर्टिकल्स दिखाई दें बिल्कुल उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत क्रिटिकल होते हैं और आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे, राइट? सो लुक एट दिस वन। ये इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे आ रहे थे उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, राइट? आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और उसके बाद में इसको अंडरलाइन करना है जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दिखाई देते हैं। चलिए हम मूव ऑन करेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ट मोमेंट। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको याद होगा कि जितनी भी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, चाहे वो केरला हो या फिर तमिलनाडु या फिर पंजाब, राइट, वेस्ट बंगाल, तो ऐसी कई स्टेट्स हैं जो कि ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं। इन ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में एक कॉमन पैटर्न आपको देखने मिलेगा। वहाँ पे जो स्टेट गवर्नर्स हैं उन्होंने मल्टीपल बिल्स को लाइक कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है, तो वो बिल्स पे अपना एसेंट नहीं दे रहे हैं, और इससे फ्रस्ट्रेट होकर के स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो है वो तमिलनाडु के स्टेट गवर्नर आर.एन. रावी के अगेंस्ट में सुपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एडवाइजरी ओपिनियन? सुप्रीम कोर्ट के पास में 3 एरियाज ऑफ जुरिसडिक्शन है। सबसे पहले तो ओरिजिनल, दूसरा है एडवाइजरी और तीसरा है एपेलेट। क्लियर? ये जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है ये हाई कोर्ट्स के पास में नहीं होता है, याद रखिएगा इसको। +1, तो ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है इसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एंटरटेन करे और चाहे तो एंटरटेन ना करे। अगर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस टेंडर करती है इन दैट केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके लिए ये बेसिकली एक ओपिनियन, एक एडवाइस की तरह ही है। ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको मानने के लिए बाध्य है, ना ही इसको मानने के लिए वो बाउंड है, राइट? और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस एडवाइस को देने के लिए बाउंड है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 143। सो 143 दैट इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ट मोमेंट। सो लुक एट दिस वन। एक्सप्लेनेशन आपके सामने जो है वो मेंशन्ड है। सो आर्टिकल 143 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सीक सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन। आर्टिकल 131 किससे डील करती है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के साथ में। आर्टिकल 145 इट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट रूल्स इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जैसे अभी आप प्रेजेंट में जो देख रहे हैं, प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 है, तो आर्टिकल 145 में इट इज क्लियरली मेंशन्ड that Supreme Court is free to frame rules for its एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो सुप्रीम कोर्ट अपने लिए खुद रूल्स एंड रूल्स जो है वो फ्रेम कर सकती है। रीसेंट मोस्ट जो रूल्स हैं वो है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013। क्लियर? एंड आर्टिकल 124 दैट एस्टैब्लिशेस सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट मोमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट्स 2025 एडवाइजरी ओपिनियन हेल्ड दैट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिकली एक डीम्ड एसेंट, इस टर्म को सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने प्रीवियस जजमेंट में जो लाइक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द स्टेट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ओरिजिनेट किया, दैट इज डीम्ड एसेंट। मतलब कि अगर स्टेट गवर्नर एक काफी लंबे समय से अगर बिल्स पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी बिल पे लंबे समय से अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं और वो लंबे समय से लॉन्ग पेंडिंग है विदाउट एनी लाइक रीजनेबल ग्राउंड, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड एसेंट। मतलब अगर अननेसेसरली अगर आप किसी बिल को होल्ड करके रखेंगे तो वहां पे वो बिल जो है वो डीम्ड एसेंट माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है within which the state governor or the president of India should give his or her assent.
तो कोई फिक्स टाइमलाइन तो है नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस है बेसिकली है। तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड, सुप्रीम कोर्ट ट्राइड टू फिल अप दिस कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट। व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड इन इट्स लाइक एडवाइजरी ओपिनियन, पहले तो ये जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना एडवाइजरी ओपिनियन दिया, तो एडवाइजरी ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा that the concept of deemed assent does not exist in the constitution, clear। and basically सुप्रीम कोर्ट इस तरह से डीम्ड एसेंट के कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश नहीं कर सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करने जैसा होगा बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 का को इन्वोक करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड एसेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, वो बेसिकली करेक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करने जैसा है, राइट। सो डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर है। So you can see here the court ruled that deemed assent is unconstitutional and one constitutional authority cannot substitute another's role. Article 142 cannot rewrite the constitution, right? चलिए, now let's move on to the next question दोस्तों. Which provision mandates that a presidential reference must be heard by a constitutional bench of at least 5 judges? तो जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस मांगेंगे, ओपिनियन मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगेंगे आर्टिकल 143 के अंदर, मतलब एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का जब इस्तेमाल करेंगे, इन दैट केस मिनिमम कितने जजेस बेंच जो है उसको इस लाइक एडवाइस को टेंडर करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज दी 5 जजेस बेंच, कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 5 जजेस बेंच का होना जरूरी है। अब ये जो रिक्वायरमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 3। सो सी फॉर कैलकाटा वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन हियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज पर आर्टिकल 200 reaffirmed by the court of law, by the Supreme Court, the governor has how many options? So governor has got 3 options only. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली गवर्नर के पास में सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। जब बिल उनके पास में असेंबली जब टेंडर करती है, तो उनके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। पहले तो वो असेंट दे दें, द फर्स्ट वन। सेकेंड वन है कि वो असेंट को होल्ड कर लें, क्लियर। और उसके साथ ही साथ में वो चाहें तो लाइक इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें। थर्ड ऑप्शन उनके पास में है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इसको रिजर्व कर लें एज पर आर्टिकल 201, क्लियर। तो ये 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नर के पास में। अब यहाँ पे जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिला, आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आपको देखने मिले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कोर्ट का कहना है कि देखिए गवर्नर के पास में 3 नहीं बल्कि 4 ऑप्शंस हैं। कौन सा फोर्थ ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन इज टू विदहोल्ड अ बिल फॉर द इनडेफिनिट टाइम पीरियड। सो सुप्रीम कोर्ट सेड लुक दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, आप विदहोल्ड कर सकते हैं लेकिन उसको इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए आप विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी बेसिकली असैसिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड डेमोक्रेसी। सो सुप्रीम कोर्ट लाइक क्लियरली सेड कि भैया आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, राइट। इज दैट अंडरस्टूड? सो बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, ये 3 ऑप्शंस आपके पास में, एसेंट दे दीजिए, फर्स्ट वन टू गिव द एसेंट, सेकेंड वन विदहोल्ड द एसेंट एंड रिटर्न द बिल, accept the money bill to the state assembly, and the third option is to reserve the bill for the presidential consideration, right। ये 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नर के पास में। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट मैंडेमस मे बी इशूड व्हेन, सी यहाँ पे जो रिट ऑफ मैंडेमस है, सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिमिटेड इन्वोक ईदर ऑफ दीज 5 रिट्स अंडर आर्टिकल 32, राइट। तो यहाँ पे व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट सेड मैंडेमस तब इशू किया जा सकता है, लिमिटेड मैंडेमस, व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड unexplained and indefinite inaction by the state governor or the president. So C is the correct answer here guys, right। चलिए देखिए explanation को। The court said that only in cases of prolonged, unexplained, indefinite inaction, courts can issue limited mandamus to act but cannot dictate how to act। मतलब सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को ये कह सकती है कि यू हैव टू एक्ट बिकॉज अननेसेसरली डिले हो चुका है विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, लेकिन गवर्नर क्या एक्शन लेगा ये सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट नहीं कर सकता है, राइट। तो गवर्नर के एक्शन को तो यहां पे इंश्योर किया जा सकता है, लेकिन गवर्नर का एक्शन क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट इंश्योर नहीं कर सकती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6,
Article 361 provides personal immunity to the governor. Yes, that's true. The court clarified that. See, the court clarified that the governor's personal immunity remains, but the office is reviewable. तो गवर्नर की जो पर्सनल इम्यूनिटी है, जो उनको लाइक ऑफेंसेस के अगेंस्ट में मिली हुई है कि गवर्नर का अरेस्ट नहीं हो सकता। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अरेस्ट नहीं हो सकता है और यहाँ पे गवर्नर का अरेस्ट नहीं हो सकता है, राइट। और ये बेसिकली सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों ही में इक्वली एप्लीकेबल है। प्लस इम्यूनिटी मिली हुई है, ये तो आर्टिकल 361 के कॉन्टेक्स्ट में है। अगर हम लीगल इम्यूनिटी की बात करें तो लीगल इम्यूनिटी जेनेवा कन्वेंशन के अंदर जो एम्बेसडर्स हैं, राइट, जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, जैसे एम्बेसडर्स हैं या फिर हाई कमिश्नर्स हैं या फिर काउंसलर्स हैं, काउंसलर्स को लिमिटेड इम्यूनिटी मिलती है, वहीं एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स इन दोनों को भी इम्यूनिटी मिली हुई है, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नर। बस फर्क यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर के लिए जो इम्यूनिटी है दैट इज क्लियरली मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 361। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्लियर कट जिक्र है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। गवर्नर का अरेस्ट होना वो उनका एक पर्सनल मैटर है, तो उनको उस मैटर में इम्यूनिटी मिली हुई है, लेकिन जो गवर्नर का ऑफिस है दैट इज अंडर द परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। इज दैट क्लियर? सो सी फॉर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रेसिडेंट्स पावर टू एक्ट ऑन बिल्स रिजर्व्ड बाय द state governor? It is given under article 201. So as per article 201, state governor क्या कर सकते हैं? state governor किसी भी बिल को except the money bill किसके लिए रिजर्व कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसिडरेशन के लिए इसको रिजर्व कर सकते हैं। सो इट इज क्लियरली स्टेटेड अंडर आर्टिकल 201, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which presidential reference did the Supreme Court decline to answer, stating that the matter was not a question of law? See, आर्टिकल 143 के अंदर बेसिकली दो सेगमेंट्स हैं, क्लियर। एक तो है कि जहां पे एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है दैट इज लाइक मेंशन्ड, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रिटीज हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्वेंशंस हैं, इससे अगर यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन अराइज अगर होता है, इन दैट केस आर्टिकल 143 का इस्तेमाल हो सकता है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल इशू को जुडिशरी के सामने ले जाने की कोशिश की, राइट, एंड दैट वाज द अयोध्या रेफरेंस केस। तो अयोध्या रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट लुक, दिस इज अ प्योरली रिलीजियस एंड अ पॉलिटिकल मैटर एंड डू नॉट ट्राई टू पॉलिटिसाइज द जुडिशरी, क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट अवे डिक्लाइन कर दिया अयोध्या रेफरेंस केस 1992 1993, एंड ये जो सब्सटेंशियल फैक्ट है इसको आप एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, राइट। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Supreme Court held that courts cannot create a doctrine of deemed assent using which article? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। तो deemed assent जो है इसको establish नहीं किया जा सकता है by invoking article 142, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे it would be like कि आप आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस जो है, आप इस वैक्यूम को फिलअप करने का काम कर रहे हैं, क्लियर। आप ओवरराइड करने का काम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि डीम्ड एसेंट जैसा कोई टर्म या कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, राइट। चलिए, सो लुक एट दिस वन, क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वैसे भी आपके पास में पीडीएफ में अवेलेबल होगा। सो आंसर इज ए, द कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 142 which enables complete justice cannot be used to bypass constitutional requirements like formal assent. Thus the court cannot declare deemed assent must be formally granted. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच जजमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड मैंडेमस? तो इसी जजमेंट में जो अभी आप देख रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेफ, यहाँ पे लाइक स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ लाइक तमिलनाडु, इस केस में 2025 में यहाँ पे डीम्ड एसेंट के कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए डीम्ड एसेंट जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यस लिमिटेड मैंडेमस को इशू किया जा सकता है इन केस ऑफ द इलेजिटिमेट डिले या फिर लाइक इररेलेवेंट डिले, क्लियर। तो अनरीजनेबल अगर डिले होगा तो इन दैट केस इसको इन्वोक किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को लिमिटेड मैंडेमस को कहां पे इन्वोक किया है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एडवाइजरी ओपिनियन केस ऑफ 2025, राइट। मूव करेंगे हम एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यू कैन सी हियर द रेफरेंस बेंच said that courts cannot impose timeline but can issue limited mandamus in case of prolonged delay.
मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब कॉमन सेंस की बात है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जिक्र हो रहा है, ऑब्वियसली एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि आपको क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का नॉलेज है, क्या कब पहली बार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल किया था, किस प्रेसिडेंट ने किया था। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ने किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ये था दिल्ली लॉ एक्ट रेफरेंस केस 1951। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल किया था आर्टिकल 143 का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। Under which constitutional article did the president make the 2025 presidential reference on questions relating to Article 200 and Article 201? तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि देखिए आर्टिकल 143 के दो कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 143 क्लॉज 1 एंड देन आर्टिकल 143 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 143 क्लॉज 1 में बेसिकली अगर कोई सब्सटेंशियल लॉ का क्वेश्चन है इन द प्रेजेंट लॉ, राइट, तो इस केस में प्रेसिडेंट किसको इन्वोक करेंगे, आर्टिकल 143 क्लॉज 1 को। लेकिन अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिटी है, कोई प्री इंडिपेंडेंट ट्रिटी है, अगर इंडिपेंडेंस से पहले अगर कोई कोई ट्रिटी थी, कोई कोई कॉन्वेंशन थी, तो अगर यहाँ कोई अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, इन दैट केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेंगे, एडवाइस लेंगे, आर्टिकल 143 क्लॉज 2। दैट्स द मेन डिफरेंस। सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो अभी मांगा गया वो तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के बीच के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर के मांगा गया। तो ये है आर्टिकल 143 क्लॉज 1। सी फॉर कैलकाटा वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यू कैन सी हियर which article establishes that the Supreme Court has original jurisdiction over dispute between the union and the states। देखिए यूनियन और स्टेट्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज दी लाइक फेडरल डिस्प्यूट, और फेडरल डिस्प्यूट को एंटरटेन करने का, उसको रिजॉल्व करने का जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है, और ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। कैसा जुरिस्डिक्शन है ये, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जहां पे यूनियन वर्सेस स्टेट का मैटर हो, राइट, या फिर यूनियन हो और एक तरफ एक स्टेट हो और दूसरी तरफ स्टेट या फिर मल्टीपल स्टेट्स हो, और दूसरी तरफ जो है हो सकता है बिटवीन दी स्टेट्स हो, स्टेट 1 स्टेट 2, राइट, या फिर मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं। तो ये फेडरल डिस्प्यूट है। तो फेडरल डिस्प्यूट को एंटरटेन करने का, उसको एक्सक्लूसिवली हेयर करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में अंडर आर्टिकल 131। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। चलिए आगे चलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब हमारे सामने नेक्स्ट पैसेज है दोस्तों। हमने पहला पैसेज देखा वो था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस पे, बेहद इंपॉर्टेंस रखता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक एग्जाम में आना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक किस पे बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट लीगल इंस्ट्रूमेंट पे, दैट इज सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, और इस जजमेंट में व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने जो जो कुछ कहा, जो प्रोनाउंसमेंट्स दिए हैं, उन प्रोनाउंसमेंट्स पे ही ये पूरा का पूरा टॉपिक, ये पैसेज बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं, मैं पहले से बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट इन अरुण मुथुवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, याद रखिएगा सरोगेसी पे जो जजमेंट अभी हाल ही में आया है 2025 में, केस का नाम क्या है, अरुण मुथुवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। व्हाट सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, Supreme Court said that age limits under the act do not apply to the couples who had frozen embryos before January 25, 2022, means the day on which the Surrogacy Regulation Act came into force। तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ने क्या किया कि कुछ एज रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर दिया फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, राइट, इन ऑर्डर टू लाइक गो फॉर दी सरोगेसी। तो बेसिकली व्हाट हैपन कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जब ये लॉ इफेक्टिव नहीं हुआ था उसके पहले बहुत सारे ऐसे एलिजिबल कपल्स होंगे, दोज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर दी सरोगेसी। तो ये जो लॉ है जो रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर रहा है उन कपल्स के ऊपर जो इस लॉ के इन्फोर्सेबल होने के पहले से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उन कपल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड? ये अनरीजनेबल होगा क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए स्पेंड किए होंगे, काफी पेन बेयर किया होगा, तो आप इस तरह से उनके ऊपर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं इंपोज कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्लॉज भी याद रखिएगा, ये सेक्शन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 4 ऑफ दी सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर दी सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021, which of the following forms of surrogacy is permitted in India?
देखिए कमर्शियल सरोगेसी तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इंडिया में, राइट? इंटरनेशनल सरोगेसी इट्स लाइक एब्सोल्युटली इरेलेवेंट। अल्ट्रोस्टिक जेस्टेशनल सरोगेसी जो है इट इज एप्लीकेबल इन इंडिया। यहाँ पे अल्ट्रोस्टिक जेस्टेशनल सरोगेसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए पहली बात तो है कि ये कमर्शियल सरोगेसी को इंडिया अलाउ नहीं करता है, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि अल्ट्रोस्टिक जेस्टेशनल सरोगेसी में अगर कोई कपल है जिसमें से लाइक लेट्स सपोज कि भाई मेल फीमेल इसमें से अगर कपल जो है इनफर्टाइल है और यहाँ पे आप जो सरोगेट मदर को हायर कर रहे हो ये आपका इमीडिएट रिलेटिव होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप इनको कोई लाइक फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं दोगे, कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन जो है और इनकी नीड को ध्यान में रखते हुए ये सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हैं। और आप सिर्फ इनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और इनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो, और क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी के बाद में भी कुछ इनको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एक्सपेंसेस आप इनको प्रोवाइड करोगे, ना कि आप कमर्शियल सरोगेसी के लिए जाओगे। तो यहाँ पे आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अल्ट्रोस्टिक जेस्टेशनल सरोगेसी, राइट? चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article do petitioners invoke to argue that the no existing child restrictions violate reproductive autonomy? तो यहाँ पे आर्टिकल 21 को इन्वोक किया पिटिशनर्स ने एंड दे सेड कि आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। क्लियर? और बेसिकली सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के थ्रू सरकार क्या करने की कोशिश करी है? स्टेट बेसिकली कपल्स के रिप्रोडक्टिव राइट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट मोमेंट। Correct answer is C. Article 21 protects reproductive autonomy, privacy, and bodily integrity. Article 14 may be irrelevant, but is not the primary argument here, right? याद रखिएगा इसको, ये explanation यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not allowed to opt for surrogacy? तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली सिंगल मैन एंड सिंगल विमेन अलाउड नहीं है सरोगेसी के लिए, राइट? सिंगल विमेन का मतलब यहाँ पे क्या है? दोज हु नेवर मैरिड। यहीं यहाँ पे विडो या फिर जो डिवोर्सीज हैं वो शामिल नहीं है इन, ये अलाउड है इनके लिए, सरोगेसी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल विमेन नहीं कर सकती ऑप्ट, सिंगल मैन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे बार है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जस्ट मोमेंट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली लाइक सिंगल मैन और सिंगल विमेन इनके लिए अवेलेबल के लिए एप्लीकेबल नहीं है सरोगेसी, राइट? फॉरेन नेशनल्स के लिए भी नहीं है, तो फॉरेन नेशनल्स ये भी नहीं है, राइट? ये यहाँ पे तो अलाउड है, एज आई सेड कि लाइक विडो जो है, विडो वुमेन बिटवीन 35 टू 45 ईयर्स ब्रैकेट, ये अलाउड है। मैरिड इंडियन कपल्स विद नो बायोलॉजिकल चाइल्ड, ये भी अलाउड है। क्लियर? तो ये दो तो अलाउड हैं। यहाँ पूछा है दोज वर नॉट अलाउड, तो कॉमन सेंस की बात है 1 एंड 2 जहां पे भी हैं वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंगल विमेन एंड फॉरेन नेशनल्स दे आर नॉट अलाउड। क्लियर? सो यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, सो 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। You can see the explanation. The act allows surrogacy for married Indian couples, widow, divorcee, right? और women's के लिए जो एज ब्रैकेट है वो क्या है? That is 35 to 45 years of age, widow एंड डिवोर्सी के केस में। तो जो विडोज एंड डिवोर्सी के केस में जो एज ब्रैकेट है वो आपको अच्छे से याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट मोमेंट। Under the Surrogacy Regulation Act of 2021, which authority is empowered to register, suspend or cancel surrogacy clinics? Correct answer होगा appropriate authorities within the state. Okay, within the state or the UT. Right? So you can see the explanation. The appropriate authority appointed at both the national and the state level is responsible for the registration, suspension or cancellation of surrogacy clinics and enforcement standards. Clear? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर एंगेजिंग इन कमर्शियल सरोगेसी अंडर द एक्ट? अब कमर्शियल सरोगेसी जो है वो इलीगल है, इट इज एन इलीगल ऑफेंस इन इंडिया। अब अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है इन दैट केस यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का फाइन और 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। सो सी फॉर कैलकाटा वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट? So engaging in or advertising commercial surrogacy can lead to imprisonment up to 10 years and a fine of up to 10 lakh rupees under the act. चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statements about the rights of the surrogate child is correct?
See, the intending couple cannot abandon the child for any reason. So the intending couple means the couple who intends to go for surrogacy, who intends to opt for surrogacy. So let's suppose X and Y दो couple है, right? ये couples हैं और ये like infertility की वजह से ये child को like conceive नहीं कर पा रहे हैं. So ऐसे केस में अगर ये surrogacy को अगर opt करते हैं तो जो चाइल्ड होगा वो इनका बायोलॉजिकल चाइल्ड ही कंसिडर किया जाएगा और उसको वो किसी भी सूरत में अबेंडन नहीं कर सकते हैं. मतलब अगर चाइल्ड को अगर कोई इनबॉर्न डिसीज है, कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट, तो जिनका क्योर पॉसिबल नहीं है, तो भी उस केस में भी उसको अबेंडन नहीं कर सकते हैं. याद रखना, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल लाइक इन्फॉर्मेशन. सो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया, राइट. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. द नेशनल सरोगेसी बोर्ड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? It is primarily responsible for framing policies and advising the central government. इसका काम सिर्फ और सिर्फ policies को frame करना है और central government को advise करना है on this matter. Clear? So, National Surrogacy Board advises the central government on the policy matter, lays down a code of conduct for clinics, and oversee the functioning of the state surrogacy boards. तो जैसे national level पे क्या है, national surrogacy board है, similarly state level पे है state surrogacy board. तो यहाँ पे नेशनल सरोगेसी बोर्ड का काम यहाँ पे स्टेट सरोगेसी बोर्ड्स को मॉनिटर करना है और इस मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना है और जो क्लिनिक्स हैं, जो सरोगेसी क्लिनिक्स हैं, उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स को फ्रेम करना है, राइट. चलिए नेक्स्ट वन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अंडर द एक्ट अ सरोगेट मदर कैन विदड्रॉ फ्रॉम द सरोगेसी अरेंजमेंट इन व्हाट केस? सो ए, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ओके, ओनली बिफोर एम्ब्रियोज प्लांटेशन. देखिए ये जो पॉइंट है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब इस केस में क्या होगा कि जो इंटेंडिंग कपल्स हैं उन्होंने एक्सपेंसेस बेयर किए और यहाँ पे एम्ब्रियोस को जो है वो लाइक ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ पे वुम में सरोगेट मदर की. तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे टाइम के दौरान, पूरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी सरोगेट मदर जो है वो विड्रॉ कर सकती नहीं. ये तभी विड्रॉ कर सकती हैं जब एम्ब्रियोस को इम्प्लांट ना किया गया हो. सो ओनली बिफोर द एम्ब्रियोस इम्प्लांटेशन. वंस द एम्ब्रियोस इम्प्लांटेड, तो उसके बाद आप क्विट नहीं कर सकते हो, राइट. तो सरोगेट मदर के पास जो क्विट करने का राइट है वो सिर्फ तब तक है जब तक के सरोगेसी के लिए उन्होंने एम्ब्रियोस को इम्प्लांट नहीं करवाया है. बट वंस द embryos planted in the womb of the surrogate mother, it cannot be suspended, right. So B for Bombay will be the correct answer. Now let's move on to the question number 10. According to the Supreme Court in Arun Muthuwal versus Union of India case, what was the central constitutional right protected by the judgment? किस तरह का राइट है? रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में बात हो रही है. सो राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी under Article 21, which is the right to life and personal liberty and right to live with dignity. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. सो पैसेज नंबर 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं. अब पैसेज नंबर 3 किस टॉपिक पे बेस्ड है? पहले तो टॉपिक देखिए कि किस टॉपिक के इर्द गिर्द ये पूरा पैसेज जो है वो रिवॉल्व हो रहा है. यहां बात हो रही है सेम सेक्स मैरिजेस पे. क्लियर? तो इंडिया में लाइक सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर के और राइट टू मैरी को लेकर के पिछले कुछ लंबे समय से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स और डिबेट्स चल रही हैं, राइट. पार्लियामेंट में डिबेट हो, चाहे वो ऑल्दो काफ़ी कम होती है. डी फॉर डिबेट जो है वो हमारी पार्लियामेंट में ना होकर के डी फॉर डिसरप्शन ज़्यादा होता है, राइट. चलिए तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ. हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. The Supreme Court's January 9, 2025 review decision affirming the denial of same-sex marriage legalization was delivered in review of which judgment? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में साफ तौर पे कहा था that right to marry is neither a constitutional nor a fundamental right. First thing, तो बेसिकली राइट टू मैरी क्या है? राइट टू मैरी इज नथिंग बट अ राइट टू चॉइस, right to choice under article 21, but it is not an absolute right. Plus इंडिया में जो मैरी है, जो मैरिज है, दैट इज कंसीडर्ड सैक्रोसैंक्ट इन द हिंदुइज्म. अब मैरिज भारत की अगर हम मैरिज के स्टेटस की बात करें भारत में, सो मैरिज बेसिकली हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के बीच में ही हो सकती है. मतलब एक मेल और एक फीमेल के बीच में ही हो सकती है नेचुरल जो मैरिज है वो. क्लियर? तो भारत में लाइक होमोसेक्सुअल्स या लेस्बियंस की बात करें, ये सेम सेक्स कपल्स के बीच में जो मैरिज है ये भारत में अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है भारत में, राइट.
तो सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और रिव्यू पिटिशंस गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो साफ कर दिया कि भैया सेम सेक्स मैरिजेस भारत में अलाउड नहीं है, राइट। So you can see here, October 2023 judgment refusing to recognize same-sex marriage was delivered in Supriyo Chakravarti versus Union of India case. The 2025 review petition challenged this verdict. In this case, the Supreme Court unanimously held that there was no unqualified fundamental right to marry under the Constitution. The court also upheld, this is very important, the court also upheld the constitutional validity of Section 4 of the Special Marriage Act and Section 4 of the Foreign Marriage Act, right, that only recognizes marriages between the heterosexual couples. Clear? तो एक मेल और फीमेल के बीच में मैरिज हो सकती है, मेल एंड फीमेल के बीच में मैरिज पॉसिबल नहीं है, राइट। अब कोई और कॉम्बिनेशन मत लेकर के आना, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेडेड द 5 जजेस बेंच that dismissed the review petition on same-sex marriage on January 9, 2025. ये जस्टिस बी आर गवे की बेंच थी जिन्होंने इसको डिनाई किया था, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। What was the ratio of the 2023 जजमेंट? अब सवाल है कि जो राइट टू मैरी पे जो सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे जो जजमेंट आया था, क्या ये यूनानिमस जजमेंट था या फिर ये स्प्लिट वर्डिक्ट था? इट वाज अ स्प्लिट वर्डिक्ट। 3:2 रेशियो से जजमेंट आया था, इट वाज अ स्प्लिट वर्डिक्ट, याद रखिएगा। क्लियर? देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन में। The Supreme Court delivered a 3:2 majority ruling against granting constitutional validity to the same-sex marriage. Right? Next one. So now let's move on to the next question. Which country is the most recent jurisdiction to legalize same-sex marriage as of 2025? ये कोई और नहीं बल्कि थाईलैंड है, राइट। सो थाईलैंड ने अभी हाल ही में सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया है। और थाईलैंड कहाँ है आप मुझे बताइएगा, इज इट इन साउथ एशिया और इन दी साउथ ईस्ट एशिया? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट। और हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। आसियान जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, आसियान में एक नया मेंबर आया है, 11th मेंबर। कौन सा है वो? ईस्ट तिमोर लेस्ते, राइट। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जस्ट मोमेंट। Which of the following rights did the Supreme Court uphold for same-sex couples despite rejecting the marriage equality? तो अब भारत में सेम सेक्स मैरिजेस तो अलाउड नहीं है, लेकिन यस, राइट टू कोहैबिट एंड लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 दैट इज अलाउड। आपको याद होगा नवतेज सिंह जौहर केस था, इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सप्लेनेशन में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो इस केस में व्हाट हैपन, लाइक यहाँ पे जो सेम सेक्स कपल्स हैं वो साथ में लाइक विद इन द 4 वॉल्स जो करते हैं वो उनका पर्सनल मैटर है। तो विद इन द 4 वॉल्स व्हाट हैपेंस बिटवीन 2 कपल्स, चाहे वो सेम सेक्स कपल्स हो चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हो, दैट कम्स अंडर द राइट टू प्रिवेसी एंड दैट इज अ फंडामेंटल राइट। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया ऐसा है कि हम मैरिज को तो लीगलाइज नहीं कर सकते हैं, बट यस को हैबिट करना एंड टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 दैट इज अलाउड। क्लियर? सो डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, विच केस डीक्रिमिनलाइज कॉन्सेंशुअल सेम सेक्स रिलेशंस इन इंडिया? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बात हो रही है कॉन्सेंशुअल सेम सेक्स के बारे में, राइट। कॉन्सेंशुअल सेम सेक्स रिलेशंस के बारे में बात हो रही है। ये केस कोई और नहीं बल्कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को पार्शली डीक्रिमिनलाइज किया गया था। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। अगर फोर्सफुल रिलेशंस होंगे तो अभी भी वो क्रिमिनल ऑफेंस हैं, भूलिएगा मत। क्लियर? तो अब हम आ गए नेक्स्ट पैसेज में। पैसेज नंबर 4 है। अब यहां देखिए पैसेज नंबर 4 किस टॉपिक पे बेस्ड है। अब ये बेहद क्रिटिकल टॉपिक है, मुझे लगता है कि एग्जाम में आना चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स में आ जाए या फिर आपके लीगल करंट नॉलेज सेक्शन में आ जाए, लीगल रीजनिंग सेक्शन में। सो दिस पैसेज इज बेस्ड ऑन द लाइक रिक्वेस्ट मेड बाय दिस बांग्लादेश टू इंडिया। अब ये रिक्वेस्ट किसके रिगार्डिंग है? ये एक्सट्रेडिशन है, किसका एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है? ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को वहां पे जो इंटरनेशनल कोर्ट है बांग्लादेश में जिसको स्टैब्लिश किया गया था वॉर क्राइम्स को डील करने के लिए, उसने इनको कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई है। उसी पे टॉपिक बेस्ड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को विदाउट एनी डिले। Under which treaty can Bangladesh seek the extradition of former Prime Minister Sheikh Hasina from India?
सो दैट इज इंडो बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 2013। देखिए हमारे पास जो एक्सट्रेडिशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रेडिशन एक बेसिकली ये यूनियन सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल। एक्सट्रेडिशन पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द एक्सट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962 एंड टिल डेट लगभग 48 कंट्रीज के साथ में हम एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन कर चुके हैं। क्लियर? जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 2013 में ट्रीटी साइन हुई थी और इसको अपडेट किया गया था, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 2016 में। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश? देखिए बांग्लादेश और इंडिया की जो बॉर्डर है ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, 4096 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है इस बॉर्डर की। और टोटल 5 स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर फॉर्म कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल इज देयर, असम इज देयर, त्रिपुरा इज देयर, राइट, एंड मेघालय इज देयर एंड मिजोरम इज ऑल्सो देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ये 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर फॉर्म कर रही हैं बांग्लादेश के साथ में। क्लियर? मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर आर्टिकल 8 of the treaty, which treaty? Extradition treaty between India and Bangladesh. Extradition may be refused if it is politically motivated and if it is not in good faith. So if the accusation is not made in good faith and in the interest of the justice, तो ऐसे केसेस में एक्सट्रेडिशन को डिक्लाइन किया जा सकता है। तो अगर इंडिया चाहे तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर सकता है अंडर आर्टिकल 8। हालांकि अगर हम देखें तो ऑब्वियसली किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को लेकर के इंडिया नहीं चाहेगा कि उसके बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए खराब रहें। क्यों? बिकॉज यू कैन चूज योर फ्रेंड बट यू कैन नॉट चूज योर नेबर। तो नेबर क्या है? आपका कंपल्शन है, राइट? और नेबर जो है वो वहां से आपको सबसे पहला थ्रेट भी होता है एज पर चाणक्य। सो क्या इंडिया शेख हसीना को लेकर के अपने रिलेशंस खराब करना चाहेगा? इंडिया कोशिश ये करेगा कि किसी भी तरह से शेख हसीना को एक सेफ एग्जिट दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? एक सेफ एग्जिट, मतलब किसी और कंट्री को इनको ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पे इनको पॉलिटिकल असाइलम मिल जाए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो या कोई और कंट्री हो। क्लियर? मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द इंडो बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी? क्या एक्सेप्शन है? सो एक्सट्रेडिशन मे बी रिफ्यूज्ड इफ द ऑफेंस इज ऑफ अ पॉलिटिकल कैरेक्टर। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 6। पॉलिटिकल कैरेक्टर को लेकर के एक्सट्रेडिशन को आप डिनाई कर सकते हैं। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्शंस वाज कैरिड आउट अंडर द 2013 ट्रीटी? तो बेसिकली यहाँ देखिए जैसे टाइगर मेमन है, तो टाइगर मेमन को तो रॉ ने नेपाल की बॉर्डर से पकड़ा था, नेपाल में। और टाइगर मेमन जो कि 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। अब इसको लेकर के, इसके अरेस्ट को लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि उस समय जो एक रॉ के एक फॉर्मर ऑफिशियल थे उनका कहना था कि टाइगर मेमन ने खुद सरेंडर किया है निज़ामुद्दीन स्टेशन में दिल्ली में, और यहाँ पे रॉ का कहना था कि नहीं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया बल्कि उनको नेपाल से एक्स्ट्राडाइट किया गया है, नेपाल में उनका अरेस्ट हुआ है। क्लियर? तो ये तो एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंडो बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, 2013 ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में। एक्सट्रेडिशन ऑफ अबू सलेम, तो अबू सलेम को पोर्चुगल से जो है इसको एक्स्ट्राडाइट किया गया था। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और एवरीबडी नोज, और दाऊद इब्राहिम को कभी भी एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया अभी तक के टिल डेट। क्लियर? सो ए, बी एंड डी ऑल आर एलिमिनेटेड। वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है अनूप चीटिया। इन 2015 इनका एक्स्ट्रेडिशन हुआ था इंडिया में बांग्लादेश से, राइट? उल्फा उग्रवादी है, इसका एक्स्ट्रेडिशन हुआ था। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज शेख हसीनाज एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? तो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहली बात तो हमने आर्टिकल 6 को डिस्कस किया, आर्टिकल 6 ऑफ द इंडो बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। तो 6 में पॉलिटिकल कैरेक्टर की वजह से हम डिक्लाइन कर सकते हैं, यस करेक्ट। आर्टिकल 8 में अगर हम बात करें, अगर एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट गुड फेथ में ना हो तो भी हम डिक्लाइन कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। India does not recognize the court that issued the warrant. Okay, this can also be done कि इंडिया जो है उस कोर्ट को ही रिकॉग्नाइज ना करे। जैसे जिस कोर्ट ने इस जजमेंट को दिया है वो कौन सा कोर्ट है? वो एक इंटरनेशनल कोर्ट है ऑफ बांग्लादेश, जिसको बांग्लादेश ने बनाया था वॉर क्राइम्स को एड्रेस करने के लिए। तो इसको भी हम चाहें तो
लाइक यूज कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वली करेक्ट। इंडिया मस्ट प्रोड्यूस इट्स ओन एविडेंस बिफोर द एक्सट्रेडिशन, नहीं ये नहीं कर सकते। एविडेंस वाली जो रिक्वायरमेंट थी ये 2016 के अमेंडमेंट में इसको एलिमिनेट कर दिया गया था, तो फोर्थ वन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो जहां पे भी फोर है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, फोर इज एलिमिनेटेड, और बाकी तीनों तो करेक्ट हैं ही। बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो दोस्तों मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट अ मोमेंट। एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दी सेशंस, राइट। ऑल्दो हमने अभी भी वापस से रिज्यूम किए अपने ऑपरेशंस को, काफ़ी लंबे समय से हमने वीडियोस जो हैं वो पॉज कर रखे थे लीगल डिस्कोर्स चैनल पे, बट आई एम फाइनली बैक। सो एज ऑफ 2025 इंडिया हैज साइन फॉर्मल एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज विद हाउ मेनी कंट्रीज? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एज ऑफ नाउ 48 कंट्रीज के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन साइन हो चुका है, राइट, टिल डेट। सो करेक्ट आंसर इज 48। क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statements regarding the Extradition Act of 1962. It provides the legal framework for extradition of fugitive from India to foreign countries only if India has a treaty or arrangement with that country. कॉमन सेंस की बात है, दो कंट्रीज के बीच में एक्सट्रेडिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को साइन किया हो, जैसे इंडिया और बांग्लादेश, राइट। तो दोनों कंट्रीज का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को साइन करना बेहद जरूरी है। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। Under the Act, the President of India directly orders the surrender of the fugitive without judicial approval. No, that's not correct. President of India directly order नहीं देते हैं, judicial approval मिलना बेहद जरूरी है। So this statement is incorrect. Clear? Third statement, extradition can be refused if the offense is of a political character. Which article मुझे आप बताइएगा, अभी हमने just discuss किया है। क्लियर? अच्छा, ये बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में था, अब ये एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन जो क्लॉज है कि पॉलिटिकल कैरेक्टर अगर हो तो रिक्वेस्ट को डिनाई किया जा सकता है, तो ये क्या डिफरेंट सेक्शन होगा एक्सट्रेडिशन एक्ट के अंदर, भूल जाइए इसको। सो दिस इज इक्वली करेक्ट। तो सेकंड जहां पे भी उसको एलिमिनेट करिए, ए इज एलिमिनेटेड, सी इज एलिमिनेटेड, डी इज ऑब्वियसली एलिमिनेटेड क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है ही नहीं। सो बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट मोमेंट। अब हमारे सामने नया पैसेज है। क्लियर? वी हैव अ न्यू पैसेज। ये पैसेज किस पे बेस्ड है, किस टॉपिक पे? पहले तो आइडेंटिफाई करिए क्या टॉपिक है यहाँ पे। यहाँ टॉपिक है विच वन ये है आपके फील्ड के काम का। जब आप BLLB करेंगे तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 के अंदर। अब आप अगर जुडिशरी में जाना चाहते हैं, जो कि बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अब जैसे लेट्स अज्यूम कि आपने 2025 में आपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया, 5 साल आपने लगाए BLLB करने में, मतलब 2023। इसके बाद आपको 3 साल देने हैं क्लैरिकल एक्सपीरियंस के लिए। मतलब अगर लेट्स सपोज कि आपने 20 साल में एंट्री की थी, यहाँ जाते जाते 2030 में आप हो चुके हैं 25 के, और उसके बाद में 3 साल का आपको क्लैरिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मतलब जब आप एंट्रेंस देंगे पहली बार तो आप हो चुके होंगे 28 ईयर्स के, वो आपको पहला अटेम्प्ट देने मिलेगा जब आप 28 ईयर्स के होंगे। सो इज इट रीजनेबल? ये बहुत कम लोग ऑप्ट करेंगे इस ऑप्शन को, वही ऑप्ट करेंगे दोस्त आर रियली सीरियस। अदरवाइज ऑप्शंस और भी हैं, राइट, जहां तारों के जहां के आगे जहां और भी हैं, राइट। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही। सो क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट द मिनिमम लीगल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन इज व्हाट? दैट इज ऑफ 3 years। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द अमेंडमेंट ऑफ सर्विस रूल्स बाय ऑल द हाई कोर्ट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 years की फॉर द जूनियर डिवीजन जज, इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। सभी हाई कोर्ट्स और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में रूल्स बनाए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस will be counted towards the 3-year practice requirement? ये लॉ क्लैरिकलशिप है under a judge or a judicial officer, right? So C for Calcutta would be the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। Which Supreme Court judgment reinstated the requirement of 3 years of legal practice, right, for civil judge junior division aspirant? So correct answer is B for Bombay, All India Judges Association versus Union of India 2025। देखिए बेसिकली क्या है, एक टाइम स्पैन है, उस टाइम स्पैन के बीच में, जैसे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो
Which body first proposed 3 to 5 years of prior legal practice for the civil judge aspirant? It was the 14th Law Commission of India, 1958. तो 14th लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि जूनियर डिवीजन जजेस के लिए जब यंगस्टर्स जाएं तो यंगस्टर्स के पास कम से कम मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस हो, सो दैट दे कैन इफेक्टिवली हैंडल द केसेस, वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एक इफेक्टिव रोल प्ले कर पाए। तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है वर्किंग का। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सही भी है, देयर इज नो डाउट, राइट? क्योंकि अगर यंगस्टर्स अगर इमेच्योर हैं, अगर उनके पास में अगर एक्सपीरियंस नहीं है, in that case justice may get compromised, right? So it was 14th law commission. अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द स्क्रैपिंग ऑफ द प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट इन 2002 was based on the recommendation of which commission? देखिए 2002 से लेकर के 2025 के बीच में ये जो मिनिमम 3 इयर्स का जो क्लैरिकल एक्सपीरियंस है ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्लियर? ये 2002 से 2025 के बीच में नहीं थी। अब 2002 के पहले थी, तो 2002 में जब इसको स्क्रैप किया गया था तो किस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसको स्क्रैप किया गया था? ये थे जस्टिस शेट्टी कमीशन। तो जस्टिस शेट्टी कमीशन का मानना था कि जुडिशरी में यंग ब्लड की जरूरत है, यंगस्टर्स की जरूरत है, यंग एनर्जी की जरूरत है, इसलिए जो 3 इयर्स का जो रिक्वायरमेंट है इसको स्क्रैप कर दिया जाए। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने कर भी दिया था इसको स्क्रैप। तो 2002 से 2025 के बीच में ये 3 इयर्स का जो क्लैरिकल एक्सपीरियंस वाला रिक्वायरमेंट है ये एब्सेंट था। क्लियर? वापस से अब आ गया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, जस्टिस शेट्टी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सबऑर्डिनेट जुडिशरी? विच आर्टिकल्स? 233 से लेकर के 237 के बीच में जिक्र है सब ऑर्डिनेट जुडिशरी का, राइट? तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी, तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स के पैरेलल में आपके पास में जो है वो ट्राइब्यूनल्स भी हैं। क्लियर? ये बात अलग है कि हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वहीं ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, राइट? उसके बाद नीचे आता है फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जहाँ जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो है सिविल कोर्ट और दूसरा है आपका सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट मतलब आपका क्रिमिनल कोर्ट, और सिविल कोर्ट मतलब सिविल इन मैटर्स वाला। तो पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद में सेशन कोर्ट्स, और हाई कोर्ट के ठीक नीचे अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो दैट वुड बी ट्राइब्यूनल्स। क्लियर? तो आर्टिकल 233 से लेकर के आर्टिकल 237 में जिक्र किसका है? ये जिक्र है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, राइट? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट मोमेंट। अंडर आर्टिकल 233 district judges are appointed by whom? District judges. So district judges are appointed by the governor in consultation with the concerned high court. तो अगर एमपी के अंदर, लेट्स सपोज एमपी के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट होना है तो कौन करेगा अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट करेंगे एमपी के स्टेट गवर्नर, बट विद द लाइक कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एमपी। तो एमपी के जो सिविल के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे और फिर अपॉइंटमेंट होगा। तो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? स्टेट गवर्नर करेंगे, राइट? सो बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन। आई गेस ये हमारा मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन होगा ये। सो विच सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन अवॉर्ड डेथ पेनल्टी? देखिए डेथ पेनल्टी सेशन कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है, देयर इज नो डाउट कर सकता है, लेकिन सेशन कोर्ट जब डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करता है तो ये तब तक के इन्फॉर्सेबल नहीं हो सकता जब तक कि इसको कंसर्न्ड हाई कोर्ट अप्रूव ना कर दे। तो कंसर्न्ड हाई कोर्ट का अप्रूवल मिलना बेहद जरूरी है, तभी सेशन कोर्ट के इस का ये जजमेंट जो है ये इन्फॉर्सेबल हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है, राइट? अदरवाइज आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी फॉर कैलकाटा। लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास में है, दैट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस and latest Supreme Court directions, a candidate for district judge must have minimum 7 years of legal practice. Minimum 7 years की legal practice होना जरूरी है district judge बनने के लिए, right? याद रखिएगा minimum 7 years का। जो latest directives आए हैं उनके accordingly इसको read जरूर करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंस रखता है ये। Which of the following statements about the proposed all India judicial services is oblique are correct? देखिए हमारे पास में all India services हैं। जैसे 3 ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी है हमारे पास में? सबसे पहले तो हमारे पास में है IAS, राइट? देन हमारे पास में IFOS। तो IFOS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाला IFOS, राइट? उसके बाद में थर्ड नंबर आता है, दैट इज ऑफ द IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज,
तो आईपीएस, आईएएस और आईएफओएस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। याद रखिएगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती है। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसा कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, ना कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसकी डिमांड जरूर उठते रही है टाइम टू टाइम। Look at the first question. All India Judicial Services requires a constitutional amendment for its creation. Absolutely correct. Article 312 empowers the Parliament to create an All India Judicial Services if the Rajya Sabha passes a resolution. Absolutely correct. ये राज्य सभा का exclusive power है under Article 312. याद रखिएगा इसको, ये राज्य सभा का exclusive power है, right? किसका? राज्य सभा का, ये लोकसभा का power नहीं है। Then All India Judicial Services aims to centralize recruitment of district judges. Absolutely correct. अभी state control करती है, अगर All India Judicial Services आ जाती है तो उसका centralization हो जाएगा like IAS, IPS. So correct answer is what? D, 1, 2 and 3. That is the correct answer. Right? You can see the explanation. So guys, ये था सेशन, हमने पार्ट 2 जो है कंप्लीट कर लिया है। विल कम अप विद पार्ट 3 एंड पार्ट 3 में हम लगभग 25 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो हैं आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ना सिंगल गो। ये सेशन जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा है, जो कि हाईली एंटिसिपेटेड है आपके क्लैट 2026 एग्जामिनेशन में, ये आपके पास कल नाइट तक के या हो सकता है डे आफ्टर टुमारो अवेलेबल होगा, राइट? और इसको देखना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट इज माई एक्सपर्टीज एंड एवरी ईयर आई फ्रेम द लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, द मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड आई एम टेलिंग यू जो हिट रेट होता है वो दैट इज 90% एंड अबव। क्लियर? तो 90% एंड अबव का हिट रेट है जो टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करता हूं। भूलिएगा मत उन टॉपिक्स को देखना, बेहद क्रिटिकल होंगे ये टॉपिक्स आपके लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।